हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वुयिंग और वांगजी का सामना सीसी से होता है जो एक ब्रोथल में थी। वुयिंग और वांगजी उससे पूछते हैं कि वो कौन है और उसने वुयिंग और वांगजी को वहाँ क्यों बुलाया है। सीसी कहती है, मैं कोई टावर में काम करती थी जिन गुंगवायों ने मुझे अपनी कैप्टिव बनाकर रखा था। वुयिंग कहता है, पर आप हमसे क्या बात करना चाहती हैं? मेरा और मेरे हस्बैंड का इस बात से क्या लेना देना है? सीसी उन्हें मेंग्याओ की माँ यानी मेंगशी की पूरी कहानी बता देती है। मेंग्याओ ने किस तरह ब्रोथल में ही जन्म लिया था और मेंगशी ने 10 साल तक उसे वहीं पाला था। जिन गुंगवायों ने तो उसे स्वीकारने से भी मना कर दिया था। जैसे जैसे मेंगशी की उम्र बीत रही थी उसे कस्टमर्स नहीं मिलते थे और यहाँ उसे और भी ज़्यादा बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता था। पर उसने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया था, इसलिए मैं हमेशा उसके साथ थी और उसके बेटे का भी उसकी माँ की तरह ही ख्याल रखती थी। पर मेंग्याओ जब 10 साल का हुआ वो दोनों ही गायब हो गए। मेंगशी मुझसे कहकर गई थी कि उसके फादर एक कल्टीवेटर है और वो अपने बेटे को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। एक लंबे साइलेंस के बाद वुयिंग पूछता है, फिर जिन गुंगवायो यहाँ वापस कैसे आया? सीसी कहती है, कई सालों बाद मैंने उसे गोल्ड कपड़ों में देखा। वो सीधा यहाँ आकर बोला कि वो मुझसे मिलना चाहता था, मुझे हायर करना चाहता था लैंडलिंग ले जाने के लिए। मैं बहुत एक्साइटेड थी ये सोचकर कि मैं कोई टावर जाने वाली हूँ। वहाँ कितनी सारी मनी होगी, अच्छा खाना होगा, अच्छे अच्छे कपड़े मिलेंगे, कोई भी एक्साइटेड हो जाएगा। कुछ दिनों तक मुझे वहाँ ठीक लगा। उसके 1 साल बाद वो मेरे पास रोता हुआ आया। उसने मुझसे कहा कि उसे अपने फादर का कत्ल करना पड़ा। उसने मुझे विजिट करना बंद कर दिया। मुझे एक रूम में बंद कर दिया गया था जो एक सेल की तरह थी। मैं कहीं बाहर नहीं आ सकती थी, मेरी आज़ादी छिन गई थी। और फिर कुछ हफ्तों बाद फाइनली मेरी सेल का दरवाज़ा खुला। अचानक सीसी वहाँ एक इंसेंस जलाने को कहती है। वुयिंग उससे पूछता है, हमें आप ये सब क्यों बता रही हैं? सीसी कहती है, क्योंकि किसी न किसी को तो जिन गुंगवायों को रोकने की ज़रूरत है और मुझे लगा कि शायद तुम दोनों ये कर पाओगे। सीसी खड़े होकर कहती है, मैं आप लोगों के लिए वाइन लेकर आती हूँ। अचानक से जैसे ही सीसी बाहर जाती है वुयिंग वांगजी को डिजी फील होने लगता है। वुयिंग कहता है, लंजा, क्या तुम्हें भी हैवी फील हो रहा है? वांगजी कहता है, हाँ। वुयिंग की नज़र तुरंत इंसेंस की तरफ जाती है। तभी अचानक वांगजी को अपनी पूरी बॉडी में एक शार्प पेन फील होता है। वुयिंग उसके पास जाकर कहता है, कोई मदद करो। तभी उन दोनों के सामने एक ग्रीन फिगर अप्रोच होता है जिसने अपने फेस पर मास्क लगाया हुआ था। वांगजी बीटल निकालने की कोशिश करता है। वो खुद को वुयिंग के अराउंड रैप करता है, पर उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। जब दोनों की आंखें खुलती हैं, वुयिंग कहता है, लंजा, मुझे ऐसा लगा कि किसी ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हुआ हो। हम दोनों कहाँ हैं? वांगजी जवाब देने ही वाला होता है, तभी वो लड़की आचिंग वहाँ आती है और उन दोनों को देखकर कहती है, फाइनली तुम जाग गए। पूरा एक दिन लगा दिया तुम दोनों ने होश में आने में। तभी पीछे से एक और वुमन निकल कर आती है। ये वही वुमन थी जिसने ग्रीन कपड़े पहने थे और फेस पर मास्क लगाया था। वो वुयिंग और वांगजी के पास आकर कहती है, तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम बाओशन सैनरन है। मेरे माउंटेन पर तुम दोनों का स्वागत है। वुयिंग कहता है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? बाओशन सैनरन कहती है, मुझे तुम लोगों को यहाँ लाना ज़रूरी था, हमें कुछ डिस्कस करना है। वुयिंग कहता है, तो आपने हमें किडनैप किया है? आचिंग कहती है, पागलपंती मत करो, किसी ने भी तुम्हें हर्ट नहीं किया, तो इसे किडनैपिंग कैसे कह सकते हैं? तभी वांगजी कहता है, आपने सिंपली हमसे पूछा क्यों नहीं अपने साथ आने के लिए? बाओशन सैनरन कहती है, क्योंकि ये सब कुछ इतना भी सिंपल नहीं था। मैं आउटसाइडर्स को अपने माउंटेन के बारे में नहीं बता सकती। तभी वुयिंग कहता है, तो आप हमारे आंखों पर पट्टी बांध देती या कम से कम हमें बता तो देती कि क्या हो रहा है। किसी स्ट्रेंज वुमन से एक इंसेंस के थ्रू आपने हमें ड्रग दिलवाया और उसके बाद हमें यहाँ ले आए। सीसी से आपका क्या लेना देना है? बाओशन सैनरन मुस्कुराते हुए कहती है, तुम बिल्कुल उसके जैसे दिखते हो। सीसी को भी मैंने ही भेजा था तुम्हारा पता लगाने के लिए। वो बहुत लॉयल है और राइट पेमेंट पर काम भी करती है। और बाकी सारी बातें हम अंदर चलकर करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये माउंटेन है और यहाँ पर बहुत ठंड रहती है। वुयिंग जाने के लिए तैयार हो जाता है, पर वांगजी को अभी भी ये सिचुएशन कुछ ठीक नहीं लग रही थी। वांगजी वुयिंग का हाथ पकड़ता है तो वुयिंग उसके हाथ पर ही हाथ रखते हुए कहता है, लंजा, लेट्स सी उन्हें हमसे क्या बात करनी है। हम वैसे भी तो उन्हें ढूंढ ही रहे थे ना।
उनका तरीका शायद गलत होगा, पर आचिंग भी तो उनके साथ है ना, जो बिल्कुल ठीक दिख रही है। आखिरकार वो दोनों बाओशन सैरन के साथ अंदर चले जाते हैं। आचिंग वुयिंग को माउंटेन लाइफ के बारे में बताती हुई जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ वांग जी बाओशन सैरन के साथ आगे जा रहा था। जब वो दोनों अंदर पहुंच जाते हैं, बाओशन सैरन वांग जी को देखकर कहती है, लगता है तुम मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हो, तो तुम पूछ सकते हो। वांग जी कहता है, हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? बाओशन सैरन कहती है, वो मुझे ढूंढने के लिए निकला था ना। वांग जी कहता है, आपको कैसे पता? बाओशन सैरन कहती है, उसकी मदर, वो मेरी लीड डिसिपल थी माउंटेन छोड़ने से पहले। वुयिंग और आचिंग भी जब उस तरफ आते हैं तो वुयिंग कहता है, आप दोनों आपस में क्या बातें कर रहे हैं? वुयिंग अभी भी आचिंग के साथ खेलने में लगा था। तभी वांग जी एक स्लो वॉइस में पूछता है, क्या आपको पता है कि उनके साथ क्या हुआ? बाओशन सैरन कहती है, वो मर चुकी है। चांगसे सैरन, उसके हस्बैंड, वो भी मर चुके हैं। वांग जी को तुरंत वुयिंग के लिए बहुत बुरा फील होता है। वुयिंग और आचिंग के अंदर आते ही बाओशन सैरन कहती हैं, आचिंग तुम पहले हमारे गेस्ट को उनके रूम्स दिखा दो, उन्हें पहले आराम कर लेना चाहिए, फिर हम बाकी बातें करेंगे। वुयिंग और वांग जी जब रूम में जाते हैं तो वुयिंग बेड पर लेटे हुए कहता है, ओ माय गॉड, यहाँ के मैट्रेस कितने सॉफ्ट है रंजा, तुम्हें आइडिया भी नहीं है मैं इन कंफर्टेबल बेड्स को कितना मिस कर रहा था। किसने सोचा था कि माउंटेन पर ऐसे बेड्स भी होंगे? वांग जी उसकी बात पर सिर्फ कहता है। आचिंग जो कि डोरवे पर खड़ी ये सब सुन रही थी, वो वुयिंग से कहती है, क्या तुमने पहले कभी बेड्स नहीं देखे? वुयिंग कहता है, आचिंग ऐसा मत कहो, इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। आचिंग अंदर चली जाती है। वुयिंग कहता है, तुम यहाँ सेफ तो हो ना आचिंग, और ग्रैनी कहाँ है? आचिंग कहती है, ऑफ कोर्स मैं सेफ हूँ और ग्रैनी घर पर है। वुयिंग पूछता है, तो वो भी यहाँ तुम्हारे साथ आई हैं? आचिंग कहती है, ऑफ कोर्स मैं उन्हें घर पर तो नहीं छोड़ने वाली थी। तुम लोगों के जाने के बाद वहाँ कुछ लोग आए थे जो कह रहे थे कि मुझे कैलेस्टियल माउंटेन बुलाया गया है। वो एक ऐसी जगह है जो अनाथ बच्चों के लिए ही है, और अगर मैं जाना चाहूँ तो जा सकती हूँ। मैं जाने के लिए तैयार हो गई, पर मैं ग्रैनी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, और मैंने उन लोगों को ग्रैनी को भी अपने साथ लाने के लिए कन्विंस कर लिया। विंग इस बात पर मुस्कुराते हुए कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। कुछ टाइम बाद बाओशन सैरन कहती है, आचिंग थैंक यू सो मच हमारे गेस्ट को ट्रीट करने के लिए, अब तुम्हें अपनी ग्रैनी के पास वापस चले जाना चाहिए। आचिंग के जाने के बाद बाओशन सैरन वुयिंग और वांग जी के लिए चाय मंगवाती है। बाओशन सैरन कहती है, तो अब तुम मुझसे अपने सारे क्वेश्चन पूछ सकते हो। वुयिंग कहता है, आप मुझे क्या प्लीज़ सिल्वर बेल के बारे में बताएंगी? वुयिंग वांग जी के पास से वो बेल लेकर बाओशन सैरन को देता है। बाओशन सैरन कहती है, तुम्हें पता है मैंने कभी नहीं समझा कि इस बेल को बनाने का पॉइंट क्या था, पर यह काफ़ी अच्छा एक्सपेरिमेंट था। ये तुम्हारी माँ ने ही बनाई थी। तुम्हारी माँ बहुत काइंड के साथ साथ काफ़ी क्लेवर भी थी। उसे बहुत जल्दी ही रियलाइज़ हो गया था कि उसका ये एक्सपेरिमेंट, ये सिल्वर बेल केवल एरे को रिप्लेस करने के लिए नहीं है, बल्कि कभी ज़रूरत में हमें इस बेल के थ्रू जाना हो तो हम जा सकते हैं। वुयिंग वांग जी की तरफ देखता है और फिर बाओशन सैरन से पूछता है, आपने हम दोनों को यहाँ बुलाया, आपको भी हमसे कुछ पूछना है ना? बाओशन सैरन मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुम सही हो। तुम लोग ये नायरन के बारे में क्या जानते हो? जैसे ही वांग जी ये नायरन के बारे में सुनता है, उसे बचपन की एक बात याद आती है। जब वो बच्चा था, वो एक बार कोल्ड स्प्रिंग में गिर गया था, क्लाउडेसिस के कोल्ड स्प्रिंग में। वहाँ का पानी इतना ज़्यादा ठंडा था कि उसे एक शार्प पेन फील हुआ था। पूरी बॉडी तुरंत फ्रोजन हो गई थी। तभी उसे ये नायरन के बारे में पता चला था। वांग जी बाओशन सैरन से कहता है, ये एक मटेरियल था जो बहुत पावर से बना हुआ था, जिसमें ये एनर्जी को स्टोर किया जा सकता था। इसे शू चांगहाई ने बनाया था और काफ़ी बड़े बड़े सेक्ट के अगेंस्ट यूज़ किया था, पर सालों पहले ही ये नायरन को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और उसे फिर से यूज़ नहीं किया जा सकता। बाओशन सैरन कहती है, नहीं। वुयिंग कहता है, क्या मतलब? बाओशन सैरन कहती है, ये नायरन को इतना इजीली डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता था। हमने ये नायरन को डिस्ट्रॉय नहीं किया। कुछ सेक्ट्स ने आपस में बातें की और ये नायरन मुझे दे दिया गया, जिससे मैं उसे हमेशा के लिए छुपा कर रखूं। इसलिए वो मेरे पास है, यही कैलेस्टियल माउंटेन पर। वुयिंग कहता है, फिर आपने उसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया? क्या आप उसे यूज़ करने वाली थी?
बाओशन सैरन कहती है, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं उसे यूज़ करने वाली थी। वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, पर मैं उसे डिस्ट्रॉय भी नहीं करना चाहती थी। मैं उसे हमेशा के लिए तैयार रखना चाहती थी कि किसी दिन एक और शिव चंगाई जैसा पर्सन जो पावर के लिए हंग्री है, वो करप्ट हो जाए तो उसके अगेंस्ट उसे यूज़ किया जा सके। हमने उस वार को अपनी आंखों के सामने होते हुए देखा है। लोगों ने अपनी फैमिलीज खो दी थी, सबके घर उजड़ गए थे, और मैं नहीं चाहती थी कि वैसा फिर से कभी हो। इसलिए मैंने उसे अपने पास रखा और उसे लॉक करके रख दिया। मैं जिंदगी भर के लिए उसे सेफ रखने वाली थी। वो यूं कहता है, पर उसके बाद क्या हुआ? बाओशन सैरन मुस्कुराते हुए कहती है, लैनगी। 100 साल बाद लैनगी मेरे पास आई। उसने मुझे सुझाव दिया कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी ये नायरन की सेफ्टी में बर्बाद नहीं कर सकती, और हमें मिलकर ये नायरन को एक ऐसी पावरफुल चीज़ में बदलना चाहिए जिसमें पावर तो हो, पर उसकी पावर को कंट्रोल किया जा सके और उसे कम वाइल्ड बनाया जा सके। मुझे उसे रिफ्यूज़ करना चाहिए था, पर यह नायरन अनकंट्रोल्ड था। उसमें इतना ज़्यादा रिसेंटमेंट था, इतना पेन, बैटलफील्ड का सारा ब्लड उसमें था, जिस वजह से वो मेरे होम को, मेरे माउंटेन को सिक बना रहा था। इसलिए वो उसे क्लीन कर देना चाहती थी। मैं उसे रिफ्यूज़ नहीं कर पाई, और आखिरकार हम ये नायरन को एक अमुलेट बनाने में सक्सेसफुल रहे। एक ऐसी अमुलेट जिसमें एनर्जी तो थी, पर उसे बहुत ज़्यादा वाइल्ड होने से रोका जा सकता था। उसके बाद से मैंने अपने माउंटेन का रूल बना दिया था। यहाँ केवल वही चिल्ड्रन रहेंगे जो छोड़े हुए हैं, अनाथ हैं, जिनके पास कोई घर नहीं है। पर यहाँ आने के बाद यही उनका परमानेंट होम हो जाएगा और वो कहीं और नहीं जा सकेंगे। पर ये रूल ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला था। चिल्ड्रन एक जगह पर रहना पसंद नहीं करते। एक टाइम के बाद वो उड़ना चाहते हैं। विंग पूछता है, आप हमें ये सब क्यों बता रही हैं? बाओशन सैरन कहती है, क्योंकि वो येन टाइगर एमुलेट जो हमने बनाई थी वो मिसिंग है। विंग और वांगजी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी विंग बाओशन सैरन से कहता है, क्या आपको कोई आइडिया है वो किसके पास होगा? बाओशन सैरन कहती है, मुझे शक है, और शायद तुम लोगों को भी पता होगा कि मुझे किस पर शक है। विंग कहता है, जिन गुंगवायो? बाओशन सैरन हाँ में सिर हिलाते हुए कहती है, कुछ दिनों पहले मैंने र्यूमर सुनी थी एक बीमारी के बारे में जो अचानक ही फैल रही थी, और उस बीमारी की शुरुआत कोई टावर से हुई थी। मैंने कुछ डिसिपल्स को वहाँ इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा, पर उन लोगों को ज़्यादा अंदर तक जाना अलाउड नहीं था। थैंकफुली मैंने अपनी दोस्त बनाई जिसने मेरी मदद की। वांगजी और विंग दोनों ही साथ में कहते हैं, सीसी। बाओशन सैरन कहती है, हाँ, सीसी से मेरा कांटेक्ट हुआ, और उसके बाद मेरे कहने पर वो वहाँ काम करने गई। विंग कहता है, मुझे समझ नहीं आया, आप इतनी पावरफुल हैं, आपके पास इतने सारे डिसिपल्स हैं, और जहाँ तक मुझे पता है आउटसाइड वर्ल्ड में भी आपके पावरफुल कॉन्टैक्ट्स हैं, फिर भी आप कुछ नहीं कर पाई। बाओशन सैरन हंसते हुए कहती है, तुम सच में चांगसे सारन के ही बेटे हो। विभूषण, तुम्हें समझना होगा, हम फाइटर्स नहीं हैं, यहाँ मेरे पास स्कॉलर्स हैं। मैं उन्हें लैनलिंग जिन क्लैन पर हमला करने के लिए नहीं भेज सकती, स्पेशली तब जब उनके पास येन टाइगर एमुलेट है। क्या तुम चाहते हो मैं उन्हें मरने के लिए भेज दूं? विंग कहता है, पर आपके पास तो दूसरी दुनिया में जाने का तरीका भी है, फिर भी आप कुछ नहीं कर पा रही। बाओशन सैरन कहती है, मैं दूसरी दुनिया में नहीं जा सकती, अब नहीं जा सकती। विंग कहता है, अब मतलब? बाओशन सैरन खड़ी होती है। वो अपनी बाल एक तरफ करके अपने नेक पर एक निशान दिखाती है जहाँ 3 ब्लैक लाइंस बनी हुई थी। वांगजी तुरंत उन्हें देखते हुए कहता है, कर्स मार्क्स? पर कैसे? बाओशन सैरन कहती है, चांगसे सैरन की वजह से। विंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, मेरी मदर की वजह से? पर क्यों? बाओशन सैरन एक विंडो के पास जाकर खड़ी हो जाती है और बाहर की तरफ देखते हुए कहती है, तुम्हारी मदर मेरी फेवरेट डिसिपल थी, वो बहुत क्लेवर थी, मेरे लिए एक बेटी की तरह थी। तुम्हारी माँ ने मुझे कर्ज दिया तुम्हारी दुनिया को बचाने के लिए। उसने ही मेरी मदद की थी ट्रैवल एरे बनाने के लिए। मैंने उसे येन टाइगर एमुलेट के बारे में भी बताया। मुझे पता था कि वो मेरी मदद ज़रूर करेगी और हम साथ में मिलकर कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। जब वो 17 साल की थी, मैं उसे अपने साथ आउटसाइड वर्ल्ड ले गई। उसने वहाँ स्कूल अटेंड किया। मैंने भी उसे अटेंड करने दिया क्योंकि ये उसके लिए बहुत अच्छा मौका था वहाँ रहकर और भी चीज़ें सीखने का जो वो यहाँ दुनिया में नहीं सीख पाती। मेरे पास तुम्हारी दुनिया में भी कॉन्टैक्ट्स हैं विभूषण, जिनमें से एक शाओ शिनचैन है।
उसने मेरी मदद की सारी पेपर वर्क कराने में। उसने पेपर्स में खुद को चांगसे सारन का भाई दिखाया। उसे वहाँ रहने के लिए एक जगह भी ढूंढी। 4 साल तक उसने वहाँ स्कूलिंग की, पर धीरे धीरे उसका इस दुनिया में वापस आना कम होता गया। मुझे नहीं पता था कि क्या चल रहा है। मुझे लगा था कि वो अपनी स्टडीज़ के साथ बिजी होगी, क्योंकि मुझे कभी भी उस पर डाउट नहीं था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि उसे वहाँ किसी से प्यार हो जाएगा, और अगली बार जब वो यहाँ मेरे पास वापस आएगी तो अपने हस्बैंड के साथ। उस वक्त वो तुमसे प्रेग्नेंट थी। उसने मेरे पास वापस आकर कहा कि वो कैलिस्टियल माउंटेन के बाहर जाकर एक दुनिया बसाना चाहती है। मैं बहुत अपसेट हो गई थी, क्योंकि उसे शुरुआत से पता था ये कैलिस्टियल माउंटेन का रूल है। ये कैलिस्टियल माउंटेन का रूल है, पर उसके लिए फिर भी मैं ये करने को तैयार थी। मुझे उस पर विश्वास था कि वो कभी भी यिन टाइगर एमुलेट की लोकेशन किसी को नहीं बताएगी। तुम्हारे पैदा होने के बाद वो यहाँ माउंटेन पर वापस आई थी एमुलेट के बारे में डिस्कस करने के लिए। मैंने प्लान बनाया और मैंने उससे कहा कि सबसे सही तरीका होगा एमुलेट को सेफ रखने का, अगर उसे तुम्हारी दुनिया में रख दिया जाए। विंग ये सुनकर शॉक्ड होते हुए कहता है, सच में? आपने उन्हें ऐसा कहा? बाओशन सारन कहती है, मुझे यही बेस्ट ऑप्शन लगा था। मुझे लगा था कि वो मुझे समझ जाएगी। एमुलेट को ऐसी दुनिया में भेजना जहाँ उसे एक वेपन की तरह इस्तेमाल ना किया जा सके, इससे बेस्ट ऑप्शन कोई नहीं हो सकता था। पर तुम्हारी माँ को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज़ हो गई थी। उसे पता था कि यिन आयरन में कितनी ज़्यादा यिन एनर्जी अब्जॉर्व है। अगर ऐसे ही एमुलेट को उस दुनिया में भेज दिया जाता तो एक इम्बैलेंस पैदा हो जाता, और उस दुनिया में कल्टिवेटर्स भी नहीं थे जो कंट्रोल कर पाते। ये बात चांगसे सारन मुझे बार बार समझा रही थी। ये फैक्ट मुझे ऑलरेडी पता था। वांग जी को ये सुनकर गुस्सा आ रहा था। वो मन में सोचने लगता है, ये वुमन वियिंग की दुनिया को ख़त्म करने के लिए तैयार थी, वो भी उस वेपन से छुटकारा पाने के लिए जो उन लोगों ने अपने लालच में आकर खुद बनाया था। पर वियिंग गुस्से में बाओशन सारन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, आपने मेरी माँ के साथ क्या किया? आपने उनसे क्या कहा? बाओशन सारन अपनी आंखें बंद करते हुए कहती है, मैंने उससे कहा कि मैं उससे बहुत निराश हुई हूँ। वो कुछ नहीं समझ रही है कि क्या सही है और क्या नहीं। वो सेल्फिश होकर सिर्फ अपने परिवार के बारे में सोच रही है, कल्टीवेशन वर्ल्ड के बारे में नहीं, कैलिस्टियल माउंटेन के बारे में नहीं, जहाँ रहकर वो पली बड़ी है। हालांकि वो बिल्कुल सही थी। उस वक्त मैं गलत थी, पर शायद उसे रियलाइज़ हो गया था कि मैं कैसे भी ये करके ही मानती, एमुलेट को उस दुनिया में पहुंचाकर ही मानती। तुम्हारी माँ पावरफुल थी, वो मुझसे लड़कर ही मानती। उसने मेरे साथ फाइटिंग करना शुरू कर दिया। मुझे लगा था कि वो मुझसे नहीं लड़ पाएगी। मैंने काफ़ी सारी बैटल सरवाइव की हैं, पर मैंने तुम्हारी माँ को अंडर एस्टिमेट किया। तुम्हारी माँ ने एमुलेट का इस्तेमाल किया और मुझे कर्ज दिया। उसके बाद वो एमुलेट लेकर हमेशा के लिए यहाँ से चली गई। मैंने अपने काफ़ी डिसिपल्स को उसके पीछे भेजा, पर कोई भी उसके नज़दीक नहीं जा सकता था। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक उसके पास एमुलेट थी। सालों तक मैंने उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की। आखिरकार फाइनली उसने मेरी बात का रिस्पॉन्ड किया। जब मैंने उससे कहा कि मैं बस इतना जानना चाहती हूँ एमुलेट सेफ है या नहीं, उसने मुझसे कहा कि वो मुझसे बात करना चाहती है। हम दोनों एक इन में मिले। वो बदल चुकी थी। 5 साल पहले की ही बात है। चांगसे सारन एक वाइब्रेंट वुमन बन गई थी, हेल्दी और लिवली। एमुलेट का इस्तेमाल करने की वजह से उसकी कोर डैमेज हो गई थी और वो एक कॉमनर की लाइफ जी रही थी। शायद इसलिए वो मुझसे बात करने के लिए आई थी, क्योंकि अब वो एमुलेट को सेफ नहीं रख सकती थी। हम दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि एमुलेट को वापस कैलिस्टियल माउंटेन लाया जाएगा, और अब हम दूसरों की लाइफ को खतरे में डालकर उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं अगले हफ्ते उससे वो एमुलेट कलेक्ट करने ही वाली थी, पर अचानक ऐसा कहकर बाओशन सारन रुक जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। विंग पूछता है, अचानक क्या हुआ? उसकी आवाज़ कँपकँपा रही थी। बाओशन सारन कहती है, नेक्स्ट वीक जब मैं एमुलेट को पिक करने के लिए पहुंची, तुम्हारी माँ और वह चेंगजे दोनों मुझे वहाँ मरे हुए मिले। उनकी बॉडी काफ़ी दिनों से वहाँ थी। मैंने बहुत ढूंढा, पर वहाँ मुझे और कुछ नहीं मिला। ना कोई नोटबुक, ना कोई तालिस्मान, ना कोई एमुलेट, और ना तुम। विंग अचानक से कँपकँपाने लगता है, पर वांगजी उसका हाथ पकड़ लेता है। विंग उठकर खड़ा होता है और दरवाजे से बाहर चला जाता है। वांगजी भी उसके पीछे पीछे आता है।
वो यिंग कहता है, लंजा प्लीज़, मैं अभी अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज़ यहाँ से चले जाओ। पर वांग जी वहाँ से नहीं जाता। वांग जी वयिंग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अंदर चलो वयिंग, अभी हमें और भी बहुत कुछ जानना है। ओके गाइस, आज का पार्ट यही ख़त्म करते हैं। तो धीरे धीरे सारा राज खुलने लगा है। जैसा कि मैंने बताया था, फ़ैन फिक्शन बस ख़त्म होने को ही है। आई होप आज का पार्ट भी आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।